नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6:30 बजे हैं और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में, खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की निधन की खबर के साथ। उनके निधन पर आज देश भर के बड़े नेताओं ने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया था कल रात 9:21 पर, और उसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को नमन करने देश भर से तमाम जो बड़े नेता थे वो पहुंचे थे। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल कांग्रेस मुख्यालय से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। सुबह 9:30 बजे से यह अंतिम यात्रा शुरू होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कल 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश नमन कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को याद किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी अंतिम दर्शन किए। ये तस्वीरें 3 आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मनमोहन सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से महेंद्र माही सीधे जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देश के लिए बड़ी खबर है मनमोहन सिंह जी का जाना। कल उनकी अंतिम शोभा यात्रा निकलेगी, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल, देखिए, किसी को ये नहीं पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के, वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। कल जिस तरीके से 8 बजे के आसपास उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनको एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9:21 में वो उन्होंने इस दुनिया को, इस देश को अलविदा कह दिया। ऐसे में बताया जा रहा है कि जब 2004 से लेकर 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ऐसे कई बड़े अहम फैसले लिए जिसको सीधा आम नागरिक क्या कहें, आम जनता से जुड़े के फायदे में, जैसे हम आधार कार्ड की बात कर ले, मनरेगा की बात कर ले, या तमाम उन फैसलों की बात कर ले जिसको लेकर वो चर्चाओं में रहते। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि आज पूरे दिन जो उनके आवास पे उनके जो पार्थिव शरीर के एक तरीके से कह सकते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, अमित शाह ने श्रद्धांजलि, तमाम वो बड़े लीडर जो बीजेपी में है या कांग्रेस में या अन्य दलों में, उन सब ने श्रद्धांजलि। ऐसे में कल जो कांग्रेस मुख्यालय है दिल्ली में, वहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां आम जनता से लेकर तमाम जो लोग हैं उनके दर्शन करेंगे। और जो उनकी बेटियां थी अमेरिका में जो रहती थी, उनको भी जब सूचना दी गई तो वो भी फ्लाइट पकड़ के भारत ले आने वाली हैं। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि हमने एक अनमोल रतन खो दिया है। आपको बता दें कि 1932 में जब उनका जन्म हुआ था, तब उस टाइम वो पाकिस्तान में, तो उसके बाद जब वो विभाजन जब हुआ तो पंजाब में उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की, उनको स्कॉलर मिला और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसके बाद वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक की पढ़ाई की। जिसके बाद आपको बता दें, एक समय ऐसा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं लोग कटघरे में खड़े कर रहे थे। जब इन पे वित्त मंत्रालय का एक तरीके से इनके पास जब मौका है, जब इनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया, तो उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था की उसको बहुत ज्यादा सुधारा। 3 महीने के लिए बताया जाता था, इनको गवर्नर भी बनाया गया था, आरबीआई का गवर्नर भी बताया गया था। उस टाइम मनमोहन सिंह का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, बोलने में यकीन नहीं रखना चाहिए, काम में यकीन करना चाहिए। क्योंकि 2 कार्यकाल को लेकर हमेशा, चाहे विपक्ष की बात करे, पक्ष की बात करे या अन्य लोगों की बात करें, इनकी तारीफ रही है। अक्सर आप देखेंगे सरकार के साथ साथ किसी नेता की भी आलोचना होती थी, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे कि जिनकी जी। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और वो बात जो आप कह रहे थे वो वाक्य पूरा मैं कर देता हूं कि मनमोहन सिंह उन राजनेताओं में शुमार थे जिनकी शायद आलोचना विपक्षी भी नहीं करते थे। बेदाग, बेहिसाब जो है वो गुणवत्ता के धनी व्यक्ति थे। वो आज हमारे बीच नहीं। बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट होगा आपसे हम जुड़ते रहेंगे। अगली खबर हम आपको संभल से बताएंगे, जहां पर आज 7वें दिन भी खुदाई का काम जारी रहा। एएसआई ने कई जगहों पर खुदाई की है और तमाम जगहों पर बावड़ी खोदी जा रही हैं। दूसरी जगहों पर भी अब बावड़ी को खोदने का काम चल रहा है। बावड़ी में अब तक 16 सीढ़ियां मिली हैं।
और एएसआई ने गहराई को मापा है। लगभग 3 मंजिला ये बावड़ी गहरी हो सकती है। पहली मंजिल के गलियारों से मिट्टी को हटाया गया है। एएसआई की टीम ने फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई है और बावड़ी की खुदाई पर एएसआई की टीम नजर बनाए हुए है। करीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। संभल में खुदाई के दौरान ऐतिहासिक चीजें जो हैं वो निकल रही हैं, मिल रही हैं और लगातार ये खुदाई चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे संभल से जुड़ गए हैं। फिरोज, 7वें दिन भी खुदाई जारी रही, क्या कुछ आज मिल पाया? अब तक क्या कुछ मिला है? तरीके से जनपद संभल के अंदर ऐतिहासिक धरोहरों को पेड़ जीवित कर यानी जिनका जीर्णोद्धार करने का जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कवायद चल रही है। आज बात करते हैं चंदेसी की बावली की। तो चंदेसी की बावली की खुदाई को आज 7वां दिन है और आज लगातार पूरे दिन खुदाई हुई और एएसआई की टीम मौके पर रही। एएसआई की टीम की निगरानी में आज खुदाई की गई है। वही जिस तरीके से ये बावड़ी है, बावड़ी की जो आगे की भी ऐसा लगता है कि आगे काफी और लंबी कोई गुफा जा रही है, लेकिन अभी इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी गया है कि हर बावड़ी का जो स्वरूप है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका डर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे मकान है, सड़क है, आधी सड़क भी खुद चुकी है। तो इसलिए जो आसपास के मकान वाले हैं उनको भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा है, कहीं हमारे मकान के नीचे होकर कोई सुरंग तो नहीं जा रही है। वहीं बात करते हैं संभल की बावड़ी की, जो बावड़ी को चोर कुएं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। तो पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहलाती है और पृथ्वीराज चौहान के जो कहने से वहाँ आराम किया करते हैं, इसका भी एएसआई ने सर्वे किया है। साथ ही कई ऐसे कूप है जिनकी लगातार इसमें खुदाई चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए फिरोज। आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट होंगी आपसे लेते रहेंगे। तो संभल में भी लगातार खुदाई का काम जारी है। एएसआई अपनी निगरानी में खुदाई करा रही है और वहां पर लगातार जो चीजें हैं वो निकल रही हैं। अगली खबर आगरा से आपको बताएंगे, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर एक बिल्डर की मनमानी पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने इस रोक को लगाया है और अब जो शाही हमाम था उसे नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्डर इस शाही हमाम को जमींदोज कर रहा था। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। शाही हमाम को जमींदोज करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुगल कालीन इमारत शाही हमाम अब नहीं टूटेगा। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस कमिश्नर को शाही हमाम की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय ने पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है और प्राइवेट बिल्डर की दबंगई से शाही हमाम को जमींदोज किया जा रहा है। मयंक त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से सीधे जुड़ गए हैं। मयंक, क्या जानकारी है पूरी? देखिए मैं आपको बता दूं कि 16वीं 20वीं शताब्दी में जब ये जहांगीर के द्वारा ये जब बनाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन के तौर पर अगर सल्तनत मुगल कालीन सल्तनत का एक अच्छा खासा शाही हमाम जो है आगरा में मौजूद रहा। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, इसको तमाम जो राइज थे उनको दे दिया गया। उसके बाद आगरा की जो पब्लिक उसमें रह रही थी वो अपना एक किरायानामा जो था वो जिलाधिकारी आगरा को देते आ रहे थे। अब बीते कुछ सालों में यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि निजी जगह बताकर इसको एक प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया गया और मुगल कालीन सल्तनत जो कि 1620 का एक अच्छा आर्किटेक्चर है, उसको प्राइवेट बिल्डर धीमे धीमे उसे जमींदोज करने में लगा हुआ। ऐसे में इसकी मुहिम जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा शुरू हुई और एक अकाउंट से शाही हमाम अलविदा की एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें शहर के लोग धीमे धीमे जुड़ते नजर आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से बिल्डर के खिलाफ दिखाया, जिसके बाद यहाँ के लोकल लोगों या सरकार की बात हो या फिर तमाम वो अधिकारियों की बात है, एक एक्शन लिया गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वो तस्वीर है, क्योंकि सदा हमेशा से इंडिया न्यूज सरोकार की खबरें उठाता है। इस पर रोक लग जाने के बाद लोगों ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद कहा है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो पर्यटन की नगरी में ये शाही हमाम इतिहास के पन्नों में गुम हो जाने से बचता हुआ नजर आया है। जी, तो ये जो बिल्डर शाही हमाम जो ध्वस्त कर रहा था, क्या यहाँ पर बनाना था इसको और क्या यहाँ पर जमीन का उसके पास अप्रूवल था? कोर्ट में कौन गया था? क्या सरकार पार्टी थी
इस हमाम को तोड़े जाने के खिलाफ? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि निजी संपत्ति बताकर इसको पहले प्राइवेट बिल्डर को बेचा गया, उसके बाद बिल्डर कोर्ट के और सडनली कोर्ट के आदेश के बाद इसे धीमे धीमे नेस्तनाबूद करने में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस बल का प्रयोग करते हुए जो लोग उसमें रह रहे थे उनको रातों रात दखल अंदाज किया गया, उनको निकाला गया, उनके ऊपर पूरी जो बावड़ी थी उसको तोड़ा गया, जमीजोत किया गया। और कहीं ना कहीं प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो ये जो निजी जगह बताकर इसको लगातार बीते 4 साल से धीमे धीमे तोड़ा जा रहा था। ऐसे में शहर के तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, जिसको डरा धमका कर चुप्पी कराया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वो सामाजिक संगठन, चाहे वो जर्नी और टूर्स की बात हो या फिर आगरा हेरिटेज की बात हो, इस तरह के जब लोग सामने आए, उन्होंने एक रैली निकाली कि शाही हमाम अलविदा, ताकि अंतिम रूप में उस पर्यटन को देखा जा सके, ताकि लोगों को वो जो पुरानी ऐतिहासिक इमारत है उसको देखा जा सके। ऐसी इस तरह की मुहिम लगाई गई। उसके बाद इसी मुहिम के बाद हाईकोर्ट ने इस पर एक्शन लेते हुए इस पर स्टे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि ये जो जगह है बीचों बीच शहर में है, करोड़ों रुपए की ये जगह बताई जाती है। और ऐसे में यहाँ का जो बिल्डर है, जो कुशवाहा है, वो सीधे तौर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज की खबर चलाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने एक्शन तो लिया ही है, साथ में कमिश्नर आगरा ने सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली है। तमाम प्रशासनिक अमला इसमें जुट गया है। वहीं एएसआई जो पहले इसको दरकिनार करते नजर आ रहा था, अब एएसआई लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो जो सांस्कृतिक मंत्रालय है पर्यटन, उनने भी सीधे तौर पर एएसआई से रिपोर्ट मांग ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की खबर का इतना ज्यादा असर हुआ है कि अब जो शाही हमाम था, जो कि अलविदा के तौर पे था, वो बिस्लो बसते नजर आ रहा है। और इतिहास के पन्नों में जी ठीक है मयंक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और ये लोगों की एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ी कोशिश है, और इसकी सराहना की भी जानी चाहिए कि जिस तरह से जो ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण है उसको बचाया गया। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट होगा आपसे फिर जुड़ेंगे। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताएंगे, जहाँ पर अलीगढ़ में पढ़ाई करने वाले 3 छात्रों ने भारतीय महिलाओं और इस्कॉन को लेकर के एक विवादित पोस्ट किया, और उसके बाद इन पर एक्शन लिया गया है। इन तीनों छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोक दिया गया है। इनमें एक छात्र वर्तमान में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, उसकी डिग्री पूरी होने के बाद उसे आगे दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ने बांग्लादेश के दूतावास को भी अवगत कराया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि 2 पूर्व बांग्लादेशी छात्रों के भविष्य में दाखिले पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं वर्तमान बीए इकोनॉमिक्स के छात्र को चेतावनी दी गई है, नोटिस दिया गया है, और उसका जो जवाब आया है वो सिर्फ उसके बाद वो केवल एग्जाम देगा। फिलहाल वर्तमान में आगे उसको कोई भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी अलीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या मामला था, किस तरीके का इन लोगों ने कमेंट किया था सोशल मीडिया पर? सब आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का पहले तो मैं बता दूं विवादों से पुराना नाता है। और ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के टोटल 33 छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें से 3 जो छात्र थे उन्होंने बांग्लादेश के जो छात्र हैं उन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान की महिला और इस्कॉन मंदिर को लेकर बहुत ही गंदी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पोस्ट के बाद लगातार फिर विवाद बढ़ता चला गया। तमाम हिंदू जो छात्र थे वो धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फैसला लिया है, यानी जो 3 छात्रों में से 2 छात्र हैं उनके एडमिशन से लेकर एडमिशन पर रोक लगा दी है। यानी किसी भी कोर्स में और किसी भी क्लास में अब ये छात्र यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा जो तीसरा छात्र है जो बीए का स्टूडेंट है, उसकी बीए फाइनल होने के बाद आगे वो भी यहाँ एडमिशन नहीं लेगा। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पत्र दूतावास को भी लिखा है कि ऐसे छात्र, यानी दूतावास को पत्र लिखा है। अब जो तीनों छात्र हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है, यानी 2 छात्रों के एडमिशन पर रोक, और जो तीसरा छात्र है उसको बीए फाइनल होते ही उसे भी यहाँ से रवाना बांग्लादेश के लिए कर दिया जाएगा। देखिए समाज, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये छात्र तालीम हासिल बताइए प्रमोद, क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर की गई है? अब अभी तक मैं कानूनी कार्रवाई की बात करूं तो कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा कैसी भी नहीं की गई है। बाकी जो छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से ये कार्रवाई की है। इन छात्रों ने ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट होगा आपके पास फिर लौटेंगे।
अगली खबर आपको फिरोजाबाद से बताएंगे, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। मैक्स गाड़ी ने इन 3 बच्चों को बुरी तरह रौंद दिया। सड़क किनारे ये बच्चे चल रहे थे और अनियंत्रित मैक्स गाड़ी ने इन बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया। बताया जा रहा है कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये बच्चे घर लौट रहे थे। उसी समय अनियंत्रित एक गाड़ी ने इन बच्चों को पीछे से टक्कर मार दी और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी थे। फिरोजाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, घायल बच्चों की अभी हालत कैसी है और कैसे यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए, एक मैक्स पिकअप गाड़ी है जिसने इन बच्चों को रोदा है। प्राथमिक विद्यालय फरिया के 3 बच्चियां हैं, जो एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल फिरोजाबाद में उपचार के लिए भेजवा किया गया है। ये 3 बजे करीब का दोपहर का पूरा मामला है। प्राथमिक विद्यालय फरिया से छुट्टी होने के बाद कई सारी बच्चियां जो है वो सड़क किनारे चल रही थी और अनियंत्रित ये मैक्स गाड़ी है जो आई और तेज रफ्तार के कारण लहरा के गाड़ी चल रही थी और वो बच्चियों को रौंदती हुई जो है गाड़ी नीचे गड्ढे में गिर गई और ड्राइवर और एक अन्य साथी को, चूंकि मौके पे आगे एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने मौके से पकड़ लिया है, जिसमें एक बच्ची 11 वर्षीय बच्ची है, कक्षा 4 की छात्रा है। उसकी दर्दनाक मौके पर मौत हो गई और उसका शव जो है वो गाड़ी के नीचे दब गया और 2 अन्य जो बच्चियां हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई, उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर तमाम आसपास की भीड़ जमा हो गई। एसडीएम और सीओ और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बामुश्किल मामले को संभाला गया क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। स्कूली छात्रा तो माहौल एक अलग तरीके का बन गया था। कुल मिला के अगर आप बात करें तो 2 बच्चियां घायल हैं और एक की डेथ हो गई है, जिसका नाम कायल बताया जा रहा है। बच्ची की तबीयत कैसी है? जो 2 बच्चियां हॉस्पिटलाइज हैं, क्या उनका फिरोजाबाद चिकित्सालय में इलाज चल रहा है या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है? हालत उनकी कैसी है? देखिए, अभी तक अधिकारियों ने जो बताया है, एसपी देहात अखिलेश भदौरिया का कहना यह है कि 2 बच्चियां घायल हुई हैं, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल फिरोजाबाद में चल रहा है और बच्चियों की हालत ठीक बताई गई है। घायल है लेकिन ठीक बताई गई है, ज्यादा गंभीर नहीं बताया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक की मौके पर मौत हो गई, जो कक्षा 4 की छात्रा है काजल, जिसकी मौके पर मौत हो गई। एक ही परिवार की तीनों जो बच्चे हैं वो बताए गए हैं और ये जो पूरी घटना है फरिया थाना क्षेत्र जो है उससे 300 मीटर की दूरी कालेश्वर मंदिर के पास की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर प्रयागराज से आपको बताएंगे। साइबर ठगों का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का मामला जैसे ही पुलिस के सामने आया, उसने फौरन इसका भंडाफोड़ किया है। कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट का खुलासा हुआ है। फर्जी वेबसाइट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 6 फोन, 7 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। मेले में बुकिंग के लिए 9 वेबसाइट का भी खुलासा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से। प्रयागराज से बड़ी खबर है। साइबर ठगों पर एक बड़ा शिकंजा कसा गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 3 लैपटॉप इन लोगों के पास से बरामद हुए थे। फर्जी तरीके से वेबसाइट बनाकर ये लोग बुकिंग करते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से सीधे जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल लगी क्योंकि महाकुंभ 2025 की जिस तरह से प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं, तो उसी को जो साइबर ठग है वो उनको अपने निशाने पे ले लिए और वो एक फर्जी वेबसाइट्स बना के, जैसे अब इस समय होटल्स की बड़ी दिक्कतें हैं, तो होटल्स, टेंट सिटी समेत तमाम तरीके से जो उन लोगों को ठगा जा सके, तो उनके लिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन ही बुकिंग ज्यादा इस समय प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन जल्द सस्ता मिल सकता है या आसानी से बुकिंग हो सकती है, तो उसी का उन्होंने फायदा उठाया और वो लगातार इस तरह के फर्जी वेबसाइट बनाए थे
और उसमें लोगों की बुकिंग है। ऐसी शिकायत लगातार प्रयागराज पुलिस के पास आ रही थी। प्रयागराज पुलिस की जो साइबर टीम है उसने काम करना शुरू किया, साथ ही जो धूमनगंज थाने की पुलिस है वो किया, और डीसीपी सिटी जो है अभिषेक भारती, उनके निर्देशन में पूरी जो टीम बनाई गई, तो वो लोग पूरी एक काम इस पे करने लगे। जब काम किए तो उस पे तो जो पूरा गैंग था वो पकड़ में आया, तो उसमें सभी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी करने के बाद उनके पास काफी दस्तावेज और कई डॉक्यूमेंट्स और कई अन्य जो सामान थे वो भी उनसे बरामद कर लिया है। तो साथ ही पुलिस और भी लोगों को पता लगाने की जुटी हुई है कि आखिरकार कौन लोग ऐसे और लोग भी हैं, क्योंकि और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लोगों को ठगी का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं और उसके बाद वो वेबसाइट पे अमित, कोई भी कैसे पुलिस को कहीं पता चल पाया इस पूरे कॉकस के बारे में, और जो लोग पकड़े गए हैं ये लोग लोकलाइट हैं, इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, या फिर बाहर से ये लोग यहाँ आए थे और इस तरीके का गोरख धंधा अंजाम दे रहे थे? बिल्कुल, जो प्रयागराज पुलिस को लगातार कंप्लेंट्स मिल रही थी, क्योंकि लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी। तो लगातार इस तरह की कंप्लेंट जब आने लगी तो प्रयागराज के जो डीसीपी हैं सिटी अभिषेक भारती, उन्होंने इसकी एक टीम बनाई और उसमें जांच करवाई कि ये कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है। तो पता चला कि उसमें जो वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स थी, उनकी जांच पड़ताल की, उसमें साइबर टीम जो है वो काफी अहम रोल उसने निभाया। साथ ही धूमनगंज की जो टीम थी उन्होंने उनका लोकेशन ट्रेस आउट किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया। तो कुल 3 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया है, और भी जो लोग हैं इसमें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था कि जो महाकुंभ 2025 को लेकर टारगेट किया हुआ था। तो और भी लोग हैं, उनको भी और भी ट्रेस आउट करने में लगी हुई कि और भी लोग जो इस तरह से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं महाकुंभ के नाम पे, उन सभी को गिरफ्तार किया जाता है। कि लगातार और भी जो टीमें हैं वो काफी काम कर रही हैं इस पे। आप नजर बनाए रखिए अमित, आगे भी जो अपडेट होगा आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को लखनऊ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।